हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX देवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कवक जगत पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अगर आप नए हो और अभी तक के आपने क्लास अटेंड नहीं की है तो आप पहले ही क्लास जाके देख सकते हो। और आज का हमारा टॉपिक है फाइकोमाइसीटीज़। जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि आज का हमारा टॉपिक कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइकोमाइसीटीज़। तो फाइकोमाइसीटीज़ की बात करते हैं तो ये जलीय आवासों और गली सड़ी लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो जल तो समझते हो आप, जलीय आवास जहाँ पे जल पाया जाता है। गली और सड़ी लकड़ी, जब लकड़ी सड़ने लगती है उस जगह पे आपको फंगस देखने को मिल जाएगा। नम तथा सीलन भरे स्थान, सीलन आपने देखिए जहाँ दीवार वगैरह में जो है बरसात में जो दीवार होती है वो ठंडी हो जाती है, ठीक है, पानी भरा जाता है वॉल में, तो उसी को हम लोग कहते हैं सीलन। अथवा पौधों पर और प्लांट पे ये अविकल्पी परजीवी का मतलब क्या होता है। पहले तो हम लोग परजीवी समझ लेते हैं। परजीवी का मतलब होता है भोजन के लिए किसी और पे आश्रित रहना, और अविकल्पी का मतलब क्या है कि इसके अलावा कोई इसके पास ऑप्शन ही नहीं होगा। मतलब उसे जिंदा रहना है तो किसी पेड़ के ऊपर रहना ही पड़ेगा, वरना वो नहीं रह सकता है। क्लियर है, तो उसको कहते हैं अविकल्पी परजीवी। क्लियर है यहाँ तक के। आगे हम लोग बात करते हैं तो ये याद रखना फाइकोमाइसीटीज़ वगैरह सारी चीज़ें है क्या। आपने खुजली देखी है, फंगस देखा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे फंगस हो गया, मुझे खुजली हो गई, तो इन्हीं की वजह से होता है। तो कवक हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। लेकिन जब तबीयत खराब होती है, टैबलेट खाते हुए एंटीबायोटिक, तब पेनिसिलिन से हम लोगों ने देखा था कि एंटीबायोटिक बनती है, तो इम्पॉर्टेंट भी है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कवक जाल पटी तथा बहुकेंद्रिक होता है, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि कवक जाल यानी ऐसे धागे के नुमा होते हैं, धागे नुमा होते हैं, तो इसको कवक जाल कहते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, अपटी होते हैं। मतलब कि देखो यहाँ पे ये इस टाइप से नहीं रहेंगे, ठीक है, तो ये इस टाइप से नहीं रहेंगे, ये इस टाइप से रहेंगे ओपनली, तो ये अपटी होते हैं और बहुकेंद्रिक होते हैं। जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे केंद्रक जो है देखने को मिलेंगे। क्लियर, यहाँ पे जो है बहुत सारे केंद्रक देखने को मिलेंगे। तो अपटी तथा बहुकेंद्रित होते हैं तथा आगे हम लोग देखते हैं अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो बीजाणु बनेंगे ना वो चल भी सकते हैं और नहीं भी चल सकते हैं। क्लियर है, तो ये याद रखना, ये कैसे चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु होते हैं। ये बीजाणु धानी में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। बीजाणु धानी देखो एक धानी रहेंगी, ठीक है, और ये शरीर के अंदर जो है ना बहुत सारे यहाँ पे बीजाणु बन जाएंगे। तो बहुत सारे बीजाणु बन जाएंगे तो कहाँ बन रहे हैं, अंदर बन रहे हैं ना, तो ये याद रखना है। ये कैसे होते हैं, अंतर्जातीय। दो युग्मक के संलयन से युग्माणु बनते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था इससे पहले वाली क्लास में कि दो युग्मक n+n रहेंगे और वो मिल के जो है संलयन होके वो 2n बना लेंगे, जिसको जाइगोट या युग्माणु हम लोग कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इन युग्मकों की, इन युग्मकों की आकारिकी एक जैसी होती है, यानी कि समयुग्मता, यानी जितने भी गैमेट हैं एक जैसे ही होते हैं, अथवा भिन्न भी होते हैं, जिसको हम लोग असमयुग्मकी अथवा विषमयुग्मकी कहते हैं। तो ये हो सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है इनके एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल तो नहीं भूलने हैं, सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल क्या, म्यूकर, ठीक है, म्यूकर है। दूसरा कौन सा है हमारा पास, राइजोपस, जो रोटी के कवक पहले ही बता चुके हैं, एनसीईआरटी माता भी कहती है पहले ही बता चुके हैं हम लोग। तथा एल्बुगो, एल्बुगो की बात करते हैं तो सरसों पर परजीवी फंजाई होता है, ठीक है। कहाँ देखने को मिलेगा, ये सरसों पे देखने को मिलेगा। और एल्बुगो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये इस टाइप से बॉल की तरह यहाँ पे दिया हुआ है, क्या एल्बुगो नहीं दिया है, ठीक है, तो ये इस टाइप से बॉल की तरह होता है, तो ये आपको याद रखना है। चलो, तो ये सरसों पर परजीवी मतलब सरसों से ही अपना भोजन ये लेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एस्कोमाइसीटीज़। तो एस्कोमाइसीटीज़ की बात करते हैं तो इसमें सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं, ये याद रखना। तो इसको थैली फंजाई भी कहते हैं, यानी थैली में जो है बहुत सारे बीजाणु पाए जाएंगे, तो इसको थैली फंजाई भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं विरले पाए जाते हैं। विरले का मतलब कहता है बहुत रेयर केस में पाए जाते हैं एस्कोमाइसीटीज़ में, एक कोशिकी जैसे कि यीस्ट, सैक्रोमाइसिस हम लोग जिसको कहते हैं। इसके अलावा ये बहुकोशिकी जैसे पेनिसिलियम होते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, थैली संरचना है
बहुत रेयर केस में यानी कि विरले पाए जाते हैं एक एस्कोमाइसिटीज़ में। कौन? एक कोष की यीस्ट, क्योंकि अधिकतर बहुकोष की होते हैं। क्लियर है? तो ये याद रखना, इसमें क्या आता है? एस्कोमाइसिटीज़। इसके अलावा बहुकोष की यानी बहुत सारी कोशिका होंगी, जैसे कि पेनिसिलियम। ये मृतजीवी हो सकते हैं, यानी कि मृतजीवी का मतलब क्या होता है? मरी हुई चीज़ों से अपना भोजन लेंगे। अपघटक होंगे, चीज़ों को तोड़ के अपना भोजन ग्रहण कर लेंगे। परजीवी होते हैं, यानी कि दूसरे के शरीर पर निर्भर रहेंगे। सलमरागी यानी पशुविष्टा, पशुविष्टा का मतलब होता है गोबर। ठीक है, तो गोबर पर उगने वाले ये जो है फंगस होते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो कवक की बात करते हैं। तो ये जाल शाखित तथा पट्टी होते हैं। देखो मैंने बोला था ये धागे नुमा होते हैं इस तरह, लेकिन जब धागे नुमा होते हैं तो ये कैसे बोल रहे हैं? जाल शाखित, फैला हुआ रहता है और इस टाइप से इसमें पट बने रहते हैं। क्लियर है? इसको हम लोग कहते हैं सेप्टेड हाइपा। क्लियर है? तो ये अलैंगिक बीजाणु, तो ये याद रखना पट्टी होते हैं। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं, ये याद रखना। जब यहाँ पर 1 मिनट यहाँ पर बीजाणु लगेंगे ना तो ये बहिर्जाती होते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये शरीर के ऊपर होंगे और यहाँ पे अलैंगिक बीजाणु जब भी होंगे तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? कोनिडिया कहते हैं। क्लियर है? इसको हम लोग कोनिडिया कहते हैं। जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडियम धर कहते हैं पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये जहाँ पर उत्पन्न होंगे ना विशिष्ट कवक जाल, देखो मैंने बोला था ये जब बहुत सारे धागों को मिला देते हैं तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? कवक जाल या माइसिलियम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोनिडियम धर। ये कोनिडिया को धरने वाला है यानी पकड़ने वाला, तो कोनिडियम धर कहते हैं। और ये बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। ये अंकुरित होंगे और यहाँ से फिर ऐसे बहुत सारे ये कवक जाल बनाते हैं, यानी कि माइसिलियम बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे धागे बनाएंगे। क्लियर है? लैंगिक जनन की बात करते हैं तो लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। मैंने बताया था आपको कि ये अंकुरित होंगे और क्या बनाएंगे? एस्कस बनाएंगे। 1 मिनट मैं इधर बनाता हूँ। ये अंकुरित होके एस्कस बनाते हैं, तो ये याद रखना है एस्कस बीजाणु। ये बीजाणु थैलस एस्कस में, थैला है एस्कस का, में अंतर्जातीय रूप में उत्पन्न होते हैं। यानी अब लैंगिक जनन की बात करते हैं तो ये शरीर के अंदर होंगे, एस्कस के अंदर होंगे। ये एसाई, ठीक है, इसको कहते हैं एसाई। एसाई, मिट जा भाई, मिट जा मिट जा। चलो, तो ये एसाई, एक वचन में इसको एस्कस कह देते हैं हम लोग। तो विभिन्न प्रकार की फलनकाय में लगी होती है। ठीक है, तो ये एस्कस की बात करते हैं। ये एस्कस है, चलो मैं पूरा मिटाता हूँ। ये जो एस्कस है यहाँ पर, ये एस्कस, तो ये कहाँ होता है एस्कस? तो ये एस्कस विभिन्न प्रकार की फलनकाय, तो ये हम लोग 1 मिनट, चलो इसको ऐसा बनाता हूँ मैं। ये फलनकाय है और यहाँ पे एस्कस, तो ये कहाँ लगे रहते हैं? ये एस्कस फलनकाय में लगी रहती है, जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। क्लियर है? जहाँ पर ये होते हैं उसको, जिस पे लगे रहते हैं उसको एस्कोकार्प कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या आपको? देखो एक बार फिर से समझते हैं क्या बोला। लैंगिक जनन की बात करते हैं। देखो यहाँ तो समझ में आ गया आपको, अलैंगिक जनन तो समझ में आ ही गया होगा कि अलैंगिक जनन की बात करें तो यहाँ पे जो कवक जाल, तो कोनिडिया होते हैं, ऐसे धागे हैं पट्टी, तो यहाँ पे ये कोनिडिया इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, और जो कवक जाल है जिस पे ये लगे रहते हैं कवक जाल या कोनिडियम धैर्य उसको कहते हैं, शरीर के बाहर ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लैंगिक जनन की। तो ये अब कोनिडिया रहा, तो कोनिडिया अंकुरित होकर ये ऐसे जो है कवक जाल बनाएंगे। तो ये कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। तो जब भी ये याद रखना है, ये बीजाणु बनेंगे, 1 मिनट, ये एस्कस और इसके अंदर बीजाणु बनेंगे। तो ये एस्कस के अंदर बने लैंगिक जनन, एस्कस बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। और ये एसाई की बात करें, एस्कस की बात करें तो विभिन्न प्रकार के ये कहाँ लगे रहेंगे? ये फलनकाय पे लगे रहते हैं। और इन फलनकाय को ही हम लोग क्या कह देते हैं? एस्कोकार्प कह देते हैं। अब उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्परजिलस जो 2.5 में बताया गया है। तो 2.5 ये है हमारा। एस्कस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एक एग्जांपल क्या हमारा, सॉरी एस्परजिलस, कहाँ गया हमारा एस्परजिलस? बी। तो ये है एस्परजिलस की कुछ इस टाइप से संरचना रहेंगी, तो आप देख सकते हो।
इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो 1 मिनट, हम ना जाने कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये सारी बातें पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं फाइकोमाइसिटीज देख चुके, एस्कोमाइसिटीज देख रहे हैं हम लोग। तो हम लोग आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो एस्परजिलस देख चुके, क्लेविसम मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो एस्परजिलस, क्लेविसम और जो है न्यूरोस्पोरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखने हैं। इसके बाद न्यूरोस्पोरा की बात करें तो इसका उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है और इसी कारण यह पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है। इस वर्ग में आने वाले मॉर्फिल और ट्रफल भी है जो खाने योग्य पदार्थ हैं और इन्हें सुस्वादु भोजन समझा जाता है। सुस्वादु का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट भोजन इन्हें समझा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं भूलना है और मैंने लेक्चर में इन सारे एग्जाम्पल को याद रखने की जो है ट्रिक बताई है। तो आप पहले लेक्चर देखा करो, फिर एनसीईआरटी पढ़ा करो, तो आपको मजा आएगा। क्लियर है? चलो, तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? आज हम लोगों ने यहाँ पे देखो फाइकोमाइसिटीज़ देखा। तो याद रखना ये जो चैप्टर है ये बेस्ड है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो उसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे। और तीसरा ये है एग्जाम्पल, तो इसको समझ जाओगे तो आपके काम बहुत आसान हो जाएंगे और जो है आपका ये चैप्टर बहुत ईजिली आपको जो है समझ में आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद बेसिडोमाइसिटीज़ और हम लोगों को पढ़ना है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। क्लियर है? तो फिर हमारा जो कवक जगत है वो हो जाएगा फिनिश। क्लियर है? चलो, तो आज के लिए इतना ही। क्या करना है? जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है क्लास समझ में आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में यस टाइप करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल क्लास डले तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए और आनंद लेते रहेंगे। हम लोग जीवन का इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और अपने गोल की तरफ जो है अपने गोल को जो है जल्द से जल्द हम लोग आकर्षित करेंगे। इस तरह मेहनत करेंगे तो ज़रूर जो है हमारा गोल जल्द से जल्द जो है पूरा हो जाएगा। बहुत सारे फंबल हो रहे हैं तो मैं भी क्लास को ऑफ करता हूं, वरना बहुत सारे फंबल ही हो जाएंगे। फंबल तो मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूँ, मैं पहले बता चुका हूँ, तो ऐसे फंबल हो सकते हैं। चलो, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।